हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरसीसी का क्वेश्चन। इसका पहला पार्ट बन चुका है, जिसमें 20 क्वेश्चन मैं कराया था। पहले टॉपिक का मैं 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो इसमें आज हम लोग 21 से 40 नंबर तक का क्वेश्चन करेंगे। तो यदि आप लोग वो पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। और इससे पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग एक बार नोट्स का रिवाइज ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो भी क्वेश्चन है यूथ कंपटीशन से लिया हुआ है, ठीक है ना। तो देख लो, इसमें आप देख सकते हो कि 14 टॉपिक है। इस 14 टॉपिक्स में टोटल 13 1300 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि सारे क्वेश्चन हम लोग ही कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब 21 नंबर इसी वीडियो का पहला क्वेश्चन, और सीरीज़ के हिसाब से देखें तो 21वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन। तो इस क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि जो हम लोग कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, तो उसमें जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आता है वो किससे अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक फॉल नहीं होना चाहिए। तो चलिए आप लोगों को मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसका बताता हूँ कि किस टाइप का है। तो जैसे हम लोग M20 ग्रेड का हम लोग 100 क्यूब बना रहे हैं, ठीक है। 100 क्यूब बना रहे हैं, और 100 क्यूब का जब हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, तो जो 100 क्यूब में से जो 95 क्यूब है उसका स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm² से अधिक होना चाहिए। कितना? 95 क्यूब का। और 5 क्यूब है उसका अगर कम रहेगा तो चल जाएगा। तो इसमें यही चीज़ पूछ रहा है, ठीक ना। तो IS कोड में दिया हुआ है कि 5% से कम, मतलब 5% से अधिक अधिक का स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट हो जाएगा 5% ऑफ रिजल्ट फॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील यूज्ड इन आरसीसी स्ट्रक्चरल कन्फर्म टू। तो जो माइल्ड स्टील है उसके लिए हम लोग कौन सा कोड यूज़ करते हैं। तो जनरली हम लोग माइल्ड स्टील के लिए IS 432 इसका यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इसका करेक्ट हो जाएगा IS 432। और बाकी जो इम्पोर्टेंट कोड है उसको भी देख लेते हैं, जैसे कि आरसीसी आरसीसी के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं, ये तो सभी को मालूम ही होगा। IS 456 2000 यूज़ करते हैं, ये लिमिट स्टेट के लिए यूज़ करते हैं। और पहले जो होता था 98 वाला होता था, जो वर्किंग स्टेज पे बेस्ड था, ठीक है। तो अभी हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं जिसको LSM बोलते हैं। और स्टील के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं। स्टील के लिए IS 800 यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऐसी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज पर IS 456 2000 शैल बी टेकन एज। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ रहा है किसका, स्टील का। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है स्टील का, 200 गीगा पास्कल होता है। बट यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन में गीगा पास्कल में तो दिया नहीं है, किलो न्यूटन पर mm² और सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो इसको यदि हम लोग कन्वर्ट करते हैं किलो न्यूटन पर mm² में, तो इसका आ जाएगा 200 kN/mm² होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 200 kN/mm²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस कंक्रीट ऑफ स्ट्रेंथ 25 मेगा पास्कल। तो इस क्वेश्चन में इलास्टिक मॉडुलस पूछ रहा है किसका, M25 ग्रेड का जो कंक्रीट है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है अपने को, इलास्टिक मॉडुलस निकालना है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। चलो देख लेते हैं क्या फॉर्मूला होता है। इलास्टिसिटी मॉडुलस का फॉर्मूला होता है 5000 √FCK होता है। अब FCK के जगह में हम लोग ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इधर रहेगा 5000। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 25,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
25,000 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द IS 456 1978 एडोप्ट कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर। तो जो ए वाला कोड है IS 456 1978, तो ये किसके लिए अडोप्ट है? तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। ऑप्शन में देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्लेन कंक्रीट, रेनफोर्स्ड कंक्रीट और बोथ ए एंड बी, और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो जो IS 456 है, IS 456 1978 जो कोड है, ये जनरली प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स कंक्रीट दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है वो कंक्रीट में क्या करता है, क्या व्यक्त करता है या फिर क्या डिनोट करता है? तो मॉडुलस ऑफ रप्चर जनरली फ्लेक्सरर से रिलेटेड है, ठीक ना। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, किसमें? फ्लेक्सरर में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में देख सकते हो कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अंडर बेंडिंग। तो यहाँ पर जो बेंडिंग लिखा है इसको फ्लेक्सरर भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ HYSD बार रिक्वायर्ड इन ए RCC मेंबर इज। तो इस क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि जो HYSD बार होता है, ठीक है, तो उसके लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना रिक्वायर्ड रहेगा, किसके लिए? RCC मेंबर के लिए। ये कौन सा यूज़ कर रहे हैं? HYSD बार यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग को पता होगा कि हम लोग दो टाइप का बार यूज़ करते हैं, एक माइल्ड स्टील बार, एक HYSD बार। तो माइल्ड स्टील के लिए यदि पूछा जाए तो हम लोग करते हैं 0.15% क्रॉस एरिया, और जो कंक्रीट का जो भी क्रॉस एरिया रहेगा उसका 0.15% यूज़ करते हैं। मिनिमम इतना मतलब रेनफोर्स होना चाहिए। और HYSD बार के लिए 0.12% होना चाहिए क्रॉस एरिया का। तो यहाँ पर देख सकते हो कि HYSD बार के लिए पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, किसका? कंक्रीट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ EC and ES are modulus of elasticity of concrete and steel respectively, then the modular ratio will be। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, मॉडुलर रेशियो पूछ रहा है, किस मॉडुलर रेशियो, जबकि यहाँ पर EC है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, और ES है स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो मॉडुलर रेशियो जन होता है ES/EC, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील बाई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और मॉडुलर रेशियो का एक और फार्मूला होता है, उसको भी देख लेते हैं। मॉडुलर रेशियो का, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं मॉडुलर रेशियो को। 280/3 सिग्मा CBC। यहाँ पर सिग्मा CBC क्या है? परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेशन है, ठीक है। जैसे परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेशन है, और तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग भी मॉडुलर रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अभी जो फार्मूला बताया वाला और ये वाला सॉरी। तो ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, मॉडुलर रेशियो का फार्मूला है, तो इसको याद कर लें, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिज़ाइन यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 इज। तो इस क्वेश्चन में डिज़ाइन यील्ड स्ट्रेस पूछ रहा है स्टील का, ठीक है। तो देख लेते हैं डिज़ाइन यील्डिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है यील्ड स्ट्रेस, मतलब FY फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। यील्ड स्ट्रेस कितना है माइल्ड स्टील का, कितना होता है? आप लोगों को पता ही होगा कि माइल्ड स्टील का 250 होता है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं? 1.12 लेते हैं, किसके लिए? स्टील के लिए। लिमिट स्टेट मेथड में 1.15 लेते हैं। तो यदि 1.15 को यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जगह में रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा
0.87 FY। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन। यहाँ पर एक्सियल टेंशन के लिए परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पूछा है एक्सियल टेंशन के कंडीशन में। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकते हैं, एक्सियल कंप्रेशन हो सकता है, एक्सियल और टेंशन भी हो सकता है। यहाँ पर एक्सियल टेंशन का पूछा है तो एक्सियल टेंशन का देख लेते हैं कितना होगा। एक्सियल टेंशन का होगा 0.6 FY होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो दिया हुआ है ये क्या, ये बेंडिंग के कंडीशन के लिए है, बेंडिंग टेंशन के कंडीशन के लिए होगा। और ये जो दिया है शेयर, नॉर्मल शेयर स्ट्रेस का है, ये परमिसिबल स्ट्रेस है ना, शेयर किसके कंडीशन में, शेयर के लिए है। और जो बेयरिंग के लिए होता है 0.75 FY होता है, ये बेयरिंग के कंडीशन के लिए। तो समझ में आ गया, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार देख लेना, नोट्स में आप लोग लिखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड क्यूब ऑफ ए concrete mix are tested for compressive strength which is observed to be 36 megapascal. Approximate flexural strength of this concrete according formula provided in IS 456 will be। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो 36 ग्रेड का कंक्रीट होता है उसके लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितना होगा। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, यदि आप लोग नोट्स पढ़े होंगे अच्छे से तो ये फॉर्मूला ज़रूर मालूम होगा आप लोगों को। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कितना होता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 0.7 √FCK होता है। अब यहाँ पर FCK क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ग्रेड दिया हुआ है 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग 36 रखते हैं √36, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 0.7 × 6 है, तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। 3.5 मेगापास्कल इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, नहीं सॉरी ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 3.6 दिया हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, इसको हम लोग बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं और मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं। तो ये तीनों जो है उसको पता होना चाहिए कि तीनों सेम चीज़ होता है। ये क्वेश्चन आता भी है, एसएससी में बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अप्रोक्सीमेट अलाउएबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज। तो इस क्वेश्चन में अवेलेबल स्ट्रेस पूछ रहा है किस किस कंडीशन में, बेंडिंग कंप्रेशन के कंडीशन में। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, जिसमें एक्सियल कंप्रेशन के लिए पूछा था, इसमें बेंडिंग कंप्रेशन के लिए पूछा है। तो वहाँ पर भी मैं बताया था कि बेंडिंग कंप्रेशन के लिए कितना लेते हैं। तो बेंडिंग कंप्रेशन के लिए लेते हैं 0.33 FCK लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कि परसेंट में दिया हुआ है, तो परसेंट की जगह में यहाँ पर FCK होगा, तो यहाँ पर FCK लिख लीजिएगा आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा 0.336 FCK। यहाँ पर अगर एक्सियल कंप्रेशन के लिए पूछता है तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट होता। तो दोनों चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, दोनों अलग अलग होता है और दोनों का वैल्यू अलग अलग आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस in concrete in bending for M20 grade of concrete is 7 Newton per mm square, then modular ratio will be। तो इस क्वेश्चन में मॉडुलर रेशियो पूछा है, मॉडुलर रेशियो पूछा है और परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया हुआ है M20 का 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। तो अपने को मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला मैं इससे पहले बताया हूँ, कितना होता है 280/3 सिग्मा CBC, और सिग्मा CBC को ही परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। तो यदि इसके जगह में हम लोग 7 रख देते हैं तो इसको अगर और कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 30.33। कैलकुलेटर में आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा 13.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ कंक्रीट इज ऑलमोस्ट द सेम अस। तो इस क्वेश्चन में कंक्रीट का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन पूछा है। तो कंक्रीट और जो स्टील होता है दोनों का लीनियर एक्सपांशन लगभग सेम होता है। कितना होता है वो? 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि चार ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि इसका जगह में स्टील का भी पूछता तो भी सेम ही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एस्टिमेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट हैविंग ए मेजर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 64 मेगापास्कल वुड बी। तो इस क्वेश्चन में भी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछा है, 64 ग्रेड के लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा। ये क्वेश्चन इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैं पहले भी कराया हूँ, अभी जस्ट पहले ही आया था। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द M5 ग्रेड कंक्रीट में बी यूज्ड फॉर। तो जो M5 ग्रेड का कंक्रीट होता है उसको किसके लिए यूज़ करते हैं? तो M5 मतलब उतना अच्छा क्वालिटी का कंक्रीट तो बनेगा नहीं इसमें। इसको जो भी वर्क के लिए करेंगे, सिंपल वर्क या फिर के लिए करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो चार में से कौन सा करेक्ट होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल मेजनरी फाउंडेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। केमिकल स्टोर इसके लिए तो कर नहीं सकते। अंडरग्राउंड वाटर टैंक इसके लिए भी नहीं कर सकते। ये दोनों के लिए अच्छे ग्रेड का कंक्रीट चाहिए होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल मेजनरी फाउंडेशन बनाने के लिए M5 ग्रेड कंक्रीट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड कंक्रीट एज पर IS 456/2000 इज। तो M30 ग्रेड कंक्रीट के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा? करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि M30 दिया हुआ है। तो यहाँ पर M जो है वो डिनोट करता है मिक्स को, मिक्स प्रपोर्शन को डिनोट करता है, और जो 30 होता है वो उसका 28 डे का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। तो इसका आंसर 30 ही होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा 30 मेगा पास्कल। और M30 इसका 30 मेगा पास्कल होता है। अगर इसके जगह में 20 होता तो 20 मेगा पास्कल इसका आंसर हो जाता। तो इस कंडीशन में इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील इज प्रीफर्ड अस रेनफोर्सिंग मटेरियल इन कंक्रीट बिकॉज। तो जो स्टील है उसको रेनफोर्स के लिए ही क्यों मतलब कि रेनफोर्स के लिए स्टील का ही यूज़ क्यों किया जाता है? यहाँ पर देख सकते हो कि चार ऑप्शन दिया है, उसको देख के बताना है। तो पहला ऑप्शन है, इट इज़ इजली अवेलेबल। तो इजली अवेलेबल तो हो जाता है, लेकिन देखते हैं और आगे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ। इट इज़ द चीपेस्ट एंड गुड इन स्ट्रेंथ, तो ये भी सही है। लेकिन और आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी देख सकते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज ऑलमोस्ट सेम। और लास्ट ऑप्शन है, इट फॉर्म ए गुड बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मेन रीजन स्टील को यूज़ करने के ही होता है कि दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन लगभग सेम होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज। तो कांस्टेंट लोड लगा हुआ है, तो उसका क्रीप स्ट्रेन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो क्रीप स्ट्रेन जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है। टाइम के साथ ये इसका वैल्यू घटते जाता है यदि कांस्टेंट लोड लगा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आप लोगों को
इससे कुछ भी प्रॉफिट हुआ है, कुछ भी समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। ठीक है। और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और आगे वीडियो बनाने में मोटिवेट रहूं। ठीक है। ओके, बाय।